नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल नॉलेज विशेष पर। दोस्तों आज की जो हमारी टेस्ट सीरीज है ये टेस्ट सीरीज नंबर 20 है। इससे पहले हम 19 टेस्ट सीरीज अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। गाइस जो टॉप 25 क्वेश्चन की मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं जो आगे आगे वाले एग्जाम में आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। तो गाइज आप इस सीरीज को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। यदि आपने अभी तक इस सीरीज की एक भी वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके सारे के सारे वीडियोस जो एक साथ देख सकते हो। तो चलिए गाइज बढ़ते हैं अपने वीडियो में आगे और करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले गाइज आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डाली जाए उसकी अपडेट आप तक पहुंच सके। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, एस्पिरिन किस अम्ल से बनाई जाती है। तो गाइज इसमें बात करें जो एस्पिरिन जो होती है वो थैलिक अम्ल से बनाई जाती है। किससे? एस्पिरिन थैलिक अम्ल से जो है बनाई जाती है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, यदि इसको कहे गाइस तो ये गलत भी नहीं होगा कि चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सॉरी गाइस, तो चींटियों में गाइस फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ये गाइस कई बार एग्जाम में रिपीट भी हुआ है और आगे आने वाले एग्जाम में भी इसकी आने की संभावना बहुत बहुत ज़्यादा है। तो चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटियों के अंदर फॉर्मिक अम्ल जो है पाया जाता है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा था। तो हरित क्रांति के दौरान गेहूं के उत्पादन में जो है वृद्धि हुई थी। हरित क्रांति के दौरान विदेश से हमने कुछ प्रजातियां मंगाई थी और उनका उत्पादन जो है अपने देश में किया था। तो हरित क्रांति के दौरान किस फसल की जो है वृद्धि हुई थी? तो गेहूं के उत्पादन में जो है वृद्धि हुई थी। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, तराइन का द्वितीय युद्ध निर्णायक युद्ध माना जा सकता है जिसने भारत पर मुस्लिम आक्रमण की अंतिम सफलता निश्चित कर दी। ये कथन किसका है? तो गाइस ऐसा कहा था ईश्वरी प्रसाद जी ने। ईश्वरी प्रसाद जी ने क्या कहा था कि तराइन का जो द्वितीय युद्ध है वो निर्णायक युद्ध माना जा सकता है जिसने भारत पर मुस्लिम आक्रमण की अंतिम सफलता जो है वो निश्चित कर दी थी। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा गाइस सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेरीना क्या है। तो मेरीना गाइस जो है वो एक प्रकार की भेड़ की प्रजाति है। मेरीना एक प्रकार की भेड़ की प्रजाति है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों को कौन सी गैस रोकती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, यदि हम किसको कहें तो गलत नहीं होगा गाइस। तो सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उनको ओजोन परत जो है वो रोकती है, अवशोषित कर लेती है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, जिसके कारण पृथ्वी पर बहुत सारी बीमारियां फैलने से जो है बच जाती हैं। लेकिन यदि ओजोन परत ना होती तो सूर्य की पराबैंगनी किरणें सीधी धरती पर आती और उससे महाभयंकर बीमारियां जो है फैलने की संभावना थी। उससे बहुत सारी जैसे कैंसर जैसी बीमारियां जो है फैल जाती और पृथ्वी पर बहुत सारा नुकसान होता रहता। इसीलिए गाइस ये जो ओजोन परत है वो सूर्य की पराबैंगनी किरणों से जो हमारी रक्षा करती है उससे हम पृथ्वी पर जो है आसानी से जी सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होने के कारण क्या हुआ। यदि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में यदि वृद्धि हो रही है तो उसका कारण है कि ताप बढ़ जाएगा।
ताप बढ़ जाएगा यदि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होगी। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित विशेषताएं किस बायोम से संबंधित हैं। तो गाइस इनकी बात करें, ये जो तीनों विशेषताएं दी हुई हैं वो किससे, गर्म शुष्क ग्रीष्मकाल, रसदार व खट्टे फल की कृषि, दोनों गोलार्धों में 30 से 40 अंश अक्षांशों के मध्य अवस्थिति जो है वो भूमध्य सागरीय की है। भूमध्य सागर की है, जो भूमध्य सागरीय जो रेखा है उसकी है। उसमें गर्म शुष्क ग्रीष्मकाल पाया जाता है, रसदार व खट्टे फलों की कृषि होती है और दोनों गोलार्ध 30 से 40 अक्षांशों के मध्य अवस्थित होते हैं। तो भाई इसका विकल्प जो हो जाएगा हमारा सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई। तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की जो स्थापना थी वो वर्ष 1966 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, वर्ष 1966 ईस्वी में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना हुई थी। इस प्रकार इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु है। तो मिश्र धातु की बात करें तो इनमें से पीतल जो है वो एक मिश्र धातु है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। गाइस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, यदि आपको कोई वीडियो पसंद आ रहा है गाइस तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके गाइस प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए। जितने भी आप स्टडी रिलेटेड ग्रुप में जुड़े हुए हो या जितने भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हो गाइस, प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट बस हम यही करते हैं कि आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी की भूपर्पटी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु कौन सी है। तो पृथ्वी की भूपर्पटी पर सर्वाधिक उपस्थित जो अधातु है गाइस वो है सिलिकॉन। कौन सी, पृथ्वी की भूपर्पटी पर सर्वाधिक उपस्थित उपलब्ध अधातु जो है वो सिलिकॉन है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकृति में कार्बन का विशुद्ध रूप कौन सा है। तो कार्बन के विशुद्ध रूप की बात करें तो हीरा जो है वो प्रकृति में कार्बन का एक विशुद्ध रूप होता है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, जीवन का प्रादुर्भाव किसमें हुआ है। तो जो जीवन का प्रादुर्भाव हुआ है वो गाइस जल में हुआ है। जीवन का प्रादुर्भाव किस में हुआ है, जल में हुआ है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। तो इनमें से देखते हैं गाइस, महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, ये बात तो बिल्कुल सत्य है गाइस। फिरदौसी महमूद गजनवी का दरबारी कवि था, ये बात भी गाइस बिल्कुल सत्य है। बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने महमूद गजनवी को यामिनी उद दौला तथा यामिनी उल मिल्ला घोषित किया, ये बात भी गाइस बिल्कुल सत्य है। महमूद गजनवी अल्पतगीन का पुत्र था, ये बात गाइस बिल्कुल सत्य नहीं है। और इसमें यही पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है। तो यही कथन गाइस इसका सत्य नहीं है कि महमूद गजनवी अल्पतगीन का पुत्र नहीं था। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। गाइस आप इनको तीनों को भी नोट जरूर कर लीजिएगा क्योंकि ये तीनों भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्राम के समय मानव हृदय में 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो जब आदमी विश्राम करता है तो उसका हृदय जो है एक बार में 72 बार धड़क जाता है। ये नॉर्मल है कि उसका हृदय जो है एक बार में लगभग 72 बार जो है वो धड़क जाता है। गाइस ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको जरूर से जरूर नोट रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये और भी गाइस इंपॉर्टेंट है। दूध उत्पादन के कार्यक्रम को क्या नाम दिया गया था। तो गाइस दूध उत्पादन के जो कार्यक्रम को नाम दिया गया था वो दिया गया था श्वेत क्रांति। क्या श्वेत क्रांति जो है दूध उत्पादन के प्रोग्राम को नाम दिया गया था। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी सूर्य के गिर्द घूमती है सिद्धांत को सर्वोत्तम आधार निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? तो पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है, ये सिद्धांत जो है किस आधार पर बनता है? ऋतुओं के आधार पर बनता है। पृथ्वी सूर्य के गिर्द घूमती है सिद्धांत को सर्वोत्तम आधार निम्न से कौन प्रदान करता है? ऋतुओं का जो बनना होता है, ऋतु बदलती रहती है, जैसे कभी गर्मी आ गई, कभी जाड़ा आ गया, कभी जो बारिश का मौसम हो जाता है, तो ये किसके कारण होता है? जो ऋतुओं में जो परिवर्तन होता है वो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमने के कारण होता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इसके कारण ऋतुओं में जो है परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाबर फरगान का शासक कब बना था? तो बाबर जो था वो फरगान का शासक 1494 ईस्वी में बना था। बाबर फरगान का शासक जो है 1494 ईस्वी में बना था। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला कथन। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये आपके दो कथन दिए हुए हैं। महमूद गजनवी ने पंजाब पर अधिकार कर लिया। क्या महमूद गजनवी ने पंजाब पर अधिकार कर लिया था? ये बात गाइस बिल्कुल सत्य है कि महमूद गजनवी ने पंजाब पर जो है अधिकार कर लिया था। वह भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना से प्रेरित था। ये बात गाइस गलत है कि वह भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना से प्रेरित था। तो गाइस इसमें केवल एक ही कथन जो है वो सत्य है कि उसने पंजाब पर जो अधिकार कर लिया था। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा कि ए सही है और आर इसमें जो है गलत है। आर रीजन कारण जो है वो गलत है कि वो भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना से प्रेरित था। भारत में जो मुस्लिम धर्म की शुरुआत हुई थी वो महमूद गजनवी के समय में नहीं हुई थी, क्योंकि महमूद गजनवी जो था उसका काम केवल एक था कि वो भारत से धन लूट कर ले जाए और अपने साम्राज्य का विस्तार करे। वो भारत पर आक्रमण नहीं करता था, वो केवल धन लूटने के लिए आक्रमण करता था। जो मुस्लिम राज्य की स्थापना से प्रेरित तो मोहम्मद गौरी था। महमूद गजनवी मुस्लिम राज्य की स्थापना से प्रेरित नहीं था, मोहम्मद गौरी मुस्लिम राज्य की स्थापना से प्रेरित था। महमूद गजनवी जो था वो तो केवल भारत पर आक्रमण करके उसका माल लूटकर अपने यहाँ लेकर जाता था। उसने सोमनाथ मंदिर पर लगभग 17 बार आक्रमण किया था और वो जितना भी माल था वो सब लूट कर ले जाया करता था। तो उसने मुस्लिम राज्य की स्थापना से प्रेरित जो है नहीं था। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा कि ए तो सही है लेकिन कारण गलत है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो इनमें से बात करें तो कोयला जो है वो गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत इनमें से नहीं है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। गाइज यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ गाइज हम आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करेंगे, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्लीज़ गाइज इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। आप जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हो, आप किसी भी एजुकेशन ग्रुप से जुड़े हुए हो, आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हो, आप दोस्तों के साथ एजुकेशन ग्रुप में जुड़े हुए हो, तो प्लीज़ गाइज आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। हम आप लोगों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 25 क्वेश्चंस लेकर आते हैं। तो प्लीज़ गाइज आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट करते हैं, इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर जरूर कीजिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन का जो उल्लेख किया गया है वो किया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। कहाँ? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में ही भारतीय संविधान के अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन का उल्लेख किया गया है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सर्वप्रथम अंतरिक्ष में जाने वाले मानव का नाम क्या था? तो सबसे पहले अंतरिक्ष में जो मानव गए थे वो थे यूरी गागरिन। यूरी गागरिन सर्वप्रथम अंतरिक्ष में जाने वाले व्यक्ति थे। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर इसको कहें तो गाय गलत नहीं होगा। आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन को जरूर नोट रखिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रख दिया गया?
तो जो संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार था, अब उसको अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत हटाकर एक अलग श्रेणी में जो है रख दिया गया। मूल अधिकारों की श्रेणी से उसे हटा दिया गया और अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत एक अलग श्रेणी के अंदर रख दिया गया। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1 मिनट में मनुष्य कितनी बार सांस ले लेता है? तो 1 मिनट में मनुष्य जो है वो लगभग 16 से 17 बार सांस ले लेता है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा कि 1 मिनट के अंदर लगभग मनुष्य 16 से 17 बार सांस ले लेता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो अंतरिक्ष में जाने वाले जो प्रथम भारतीय थे वो थे राकेश शर्मा। किसी भी देश से पहली बार, पूरे वर्ल्ड से पहली बार अंतरिक्ष में जाने वाले व्यक्ति तो यूरी गागरिन थे, लेकिन भारत से अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति राकेश शर्मा थे। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। गाइज आप लोगों से चलते चलते फिर एक बार रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ गाइज आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। आप अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में जुड़े हुए उस पर शेयर कीजिए ताकि हमारा वीडियो और भी भाइयों तक पहुँच सके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए गाइज आगे चलते चलते आपसे यही कहेंगे, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डाली जाए उसकी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद गाइस।